हम लोग आज इतिहास में कार्नवालिस की बात करेंगे। कार्नवालिस 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। कार्नवालिस को बहुत ही योग्य और ईमानदार प्रशासक माना जाता था। जैसा कि टॉमसन एवं गैरेट ने कहा है कि भारत को मिला वह प्रथम ईमानदार और पवित्र गवर्नर जनरल था। कार्नवालिस को भारतीय प्रशासन का जन्मदाता भी माना जाता है। जैसा कि शीटनकार ने कहा कि उसने कंपनी के व्यापारियों को प्रशासक बना दिया। तो इसी संदर्भ में हम लोग कार्नवालिस की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है कार्नवालिस। कुछ लोगों की शिकायत थी कि लिखना जो लिखते हैं वो साफ दिखता नहीं है, तो अब उम्मीद है कि आपको अब साफ दिखेगा। कार्नवालिस का पहला जो कार्यकाल है 1786 से 1795, दूसरा जो कार्यकाल है वह है 1805। 1805 जो उसका दूसरा कार्यकाल है, इसी समय 1805 में उसका गाजीपुर के पास निधन हो गया और गाजीपुर में ही उसकी समाधि बनी हुई है। तो इससे एक प्रश्न ये पूछा जाता है बार बार कि कार्नवालिस की समाधि कहाँ है, तो गाजीपुर में है। गाजीपुर के पास से उसका निधन हुआ था। कलकत्ता से बनारस वो आ रहा था जल मार्ग से और उसकी तबीयत खराब हुई, मलेरिया की शिकायत थी और वही गाजीपुर के पास उसका निधन हो गया। कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल नहीं बनना चाहता था। वो कह रहा था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जो पिट्स इंडिया एक्ट है, उसके तहत यह प्रावधान है कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के बहुमत के अनुसार शासन करना है और उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैं बहुमत के अनुसार शासन नहीं कर पाऊँगा। दूसरी बात कि गवर्नर जनरल और कमांडर और चीफ की शक्तियाँ दो लोगों के पास अलग अलग थीं। वह कह रहा था कि ये दोनों शक्तियाँ मुझे चाहिए। चूँकि एक योग्य और ईमानदार प्रशासक था और ऐसे प्रशासक की भारत में आवश्यकता थी, इसलिए डायरेक्टर्स और ब्रिटिश सरकार इसे हर हाल में भारत का गवर्नर जनरल बनाना चाहती थी। तो इसकी शर्तों को मानने के लिए एक नया अधिनियम 1786 में लाया गया। अब इसी से समझ लीजिए ये कितना महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है। 1786 में जो नया अधिनियम आया उसमें यह कहा गया कि कार्नवालिस, यह स्पेशली कार्नवालिस के लिए आया था और यह कहा गया, हालांकि बाद में इसे आगे सबके लिए सभी गवर्नर जनरलों को ये शक्तियाँ दे दी गई, लेकिन प्रारंभ में यह सिर्फ कार्नवालिस के लिए अधिनियम आया था। उसमें कहा गया कि कार्नवालिस के पास गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की शक्तियाँ होंगी। दूसरी बात कि वह विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के बहुमत के निर्णय को रद्द कर सकता है और अपने निर्णय को लागू कर सकता है। डायरेक्टरों ने इसे यह निर्देशित कर भारत भेजा था कि भारतीय प्रशासन को मितव्ययी बनाना है और उसे सरल बनाना है। तो 1787 में जो पहला काम कार्नवालिस द्वारा किया गया, बाद में उसने परिवर्तित कर दिया। 1787 में पहला काम इसके द्वारा जो किया गया वो कलेक्टरों को अपार शक्तियाँ दी गई। जो कलेक्टर थे 1772 में कार्नवालिस ने जिला में कलेक्टरों को नियुक्त किया था। उन्हें राजस्व संबंधी अधिकार दिए गए थे। 1773 में उन्हें हटा दिया गया था। पुनः 1781 में उनकी नियुक्ति की गई थी, लेकिन इस बार उनके न्यायिक अधिकार को हटा दिया गया था। सिर्फ उनके पास कलेक्शन के अधिकार थे। कार्नवालिस ने क्या किया कि इन कलेक्टरों को के पास राजस्व संबंधी अधिकार तो थे ही, राजस्व संबंधी कलेक्शन का अधिकार तो था ही, साथ में राजस्व संबंधी न्याय और फौजदारी न्याय भी इसमें जोड़ दिया। फौजदारी शक्तियाँ और फौजदारी न्याय दोनों इसके पास जोड़ गए, यानी जिले का ये सर्वा अधिकारी हो गया। समस्त शक्तियाँ इसके पास हो गई, राजस्व संबंधी, राजस्व न्याय संबंधी, दीवानी न्याय संबंधी, फौजदारी न्याय, फौजदारी जो शक्तियाँ थी, फौजदारी अन्य जो शक्तियाँ थीं, प्रशासकीय शक्तियाँ थीं, वो सारी शक्तियाँ कलेक्टर के अधीन समाहित हो गई। फिर 1790 और 92 के बीच कार्नवालिस ने कुछ सुधार किए। 1790 और 92 के बीच कार्नवालिस द्वारा कुछ सुधार किया गया और उसने क्या किया कि जिला में जो फौजदारी अदालतें वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जो गठित की गई थीं उनको समाप्त कर दिया और उसने 4 प्रांतीय भ्रमणशील अदालतों का गठन किया, जिसमें से 3 बंगाल के लिए थी और 1 बिहार के लिए थी। फिर 1793 में कार्नवालिस ने एक कोड जारी किया जिसे कार्नवालिस कोड कहा जाता है, कार्नवालिस संहिता कही जाती है। उसमें उसने न्याय संबंधी अपने सिद्धांतों, जो कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, उसके अनुसार न्यायिक सुधार को उसने अंतिम रूप दिया। तो 1793 में जो कार्नवालिस कोड आया, उस 1793 कार्नवालिस कोड के तहत उसने अपने न्यायिक सुधारों को
अंतिम रूप दिया। इस समय उसने कहा कि जो कलेक्टर के पास समस्त अधिकार हैं, जिसमें वह अपने ही मामले की खुद सुनवाई करता है, क्योंकि राजस्व संबंधी उसके पास समस्त अधिकार है, कलेक्शन का भी अधिकार है और उसका दीवानी न्याय का भी अधिकार है। तो वह अपने ही द्वारा किए गए कार्य की स्वयं सुनवाई करता है और यह उचित नहीं है। अगर वह ईमानदार है, अपने मामले की सुनवाई स्वयं करता है और उसके प्रति ईमानदार है, अपने को जहाँ दोषी करना है दोषी ठहराता भी है, तो भी जनता उस पर विश्वास कैसे करेगी। तो उसने क्या किया कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर न्यायिक सुधार किया। शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को दिया किसने था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। इस सिद्धांत को सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। मॉन्टेस्क्यू, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। द स्टेट ऑफ लॉ नामक उसने एक पुस्तक लिखी थी और उसी पुस्तक में इस सिद्धांत की व्याख्या की गई थी कि उस सिद्धांत में कहा गया था कि कार्यपालिकीय, विधायकीय और न्यायिक शक्तियाँ अलग अलग लोगों के पास होनी चाहिए, एक ही व्यक्ति के पास समस्त शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इस सिद्धांत के आधार पर उसने ये सुधार किए। न्यायालयों की एक ऊपर से नीचे तक एक कड़ी बनाई गई। हालांकि ये न्यायालयों की कड़ी वारेन हेस्टिंग्स ने भी बनाया था, लेकिन उसमें कुछ सुधार कर्नवालिस द्वारा किए गए। दीवानी न्यायालय की जो पहली कड़ी थी वो थी मुंसिफ का न्यायालय। वो था मुंसिफ का न्यायालय। इसके ऊपर था रजिस्ट्रार का न्यायालय। फिर उसके ऊपर था जिला न्यायालय, जिला जज के अधीन था जिला न्यायालय। फिर इसके ऊपर थी वही प्रांतीय भ्रमणशील अदालतें। इसके ऊपर है प्रांतीय भ्रमणशील अदालतें, प्रांतीय भ्रमणशील न्यायालय। फिर इसके ऊपर है सदर दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत। इनको, यह जो मुंसिफ है, यह मुंसिफ भारतीय होता था। यह मुंसिफ क्या होता था? भारतीय होता था। यह जो है यूरोपियन होता था। ठीक, मुंसिफ के ऊपर सभी यूरोपियन है, सिर्फ मुंसिफ ही इसमें भारतीय है। मुंसिफ को 50 रुपये तक के मामलों को सुनने का अधिकार है। रजिस्ट्रार को 200 रुपये तक के मामले के सुनने के अधिकार है। इसको 500 रुपये तक के मामले को सुनने के अधिकार है और इसको 1000 रुपये तक के मामले को सुनने के अधिकार है। और यह जो है 5000 रुपये तक के मामले को सुन सकता है। ठीक, 50 रुपये तक के मामले को सुनने का अधिकार मुंसिफ को है। रजिस्ट्रार को 200 रुपये तक के मामलों को सुनने का अधिकार है। जिला न्यायाधीश को 500 रुपये तक के मामले को सुनने का अधिकार है। इसके ऊपर जो प्रांतीय भ्रमणशील अदालतें हैं उन्हें 1000 रुपये तक के मामले को सुनने का अधिकार है। उसके बाद सदर दीवानी अदालत है, जो कि भारत की सर्वोच्च दीवानी अदालत है भारत में स्थित। उसे 5000 रुपये तक के मामले को सुनने का अधिकार है। 5000 से ऊपर के जो मामले हैं उनको सम्राट की परिषद सुनेगी। ब्रिटेन में सम्राट की परिषद सुनेगी इसे। किंग इन काउंसिल सुनेगी इसे। ठीक, तो ये दीवानी न्यायालय है। अब ये समस्त न्याय हिंदू विधि और मुस्लिम विधि से ही किए जा रहे हैं। तो चूंकि इन अधिकारियों को इन कानूनों का बहुत ज्ञान है नहीं, तो इसलिए इनकी सहायता के लिए काजी, मौलवी और पंडितों की नियुक्ति की जाती थी, जो इनकी सहायता करें सभी न्यायालयों में। ठीक, फौजदारी न्याय के लिए क्या किया गया? कलेक्टर से फौजदारी संबंधी जो फौजदारी शक्तियाँ थीं, वो न्याय संबंधी शक्तियाँ थीं या प्रशासन संबंधी शक्तियाँ थीं, वो समस्त शक्तियाँ छीन ली गई और वह छीन कर एक नए पद का गठन किया गया, जिसे जिला जज कहा जाता है। जिला जज।
इसको वो समस्त शक्तियाँ दे दी गई जिला जज नामक अधिकारी को, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज कहिए, इसे मजिस्ट्रेट के पावर थे इसके पास, और इसी के पास न्याय संबंधी शक्तियाँ थी। यह फौजदारी मामलों, जो जिले की फौजदारी मामले हैं, छोटे मोटे मामलों का स्वयं निर्णय करता था, स्वयं उसका निपटारा करता था। जो बड़े मामले थे, यह जो प्रांतीय भ्रमणशील अदालतें जो आ रही हैं जिले में भ्रमण के लिए, तो जब ये प्रांतीय भ्रमणशील अदालतें आती थी तो उनके समक्ष जो फौजदारी संबंधी बड़े मामले थे उस न्यायालय के समक्ष रखा जाता था और उसका निर्णय ये प्रांतीय भ्रमणशील अदालत करती थी। यह दीवानी न्याय का भी कार्य कर रही है और फौजदारी न्याय का भी कर रही है। जैसे कि जिला न्यायालय जो है, यहाँ का प्रमुख यही है जिला जज। यह जैसे कि फौजदारी मामलों का भी निर्णय कर रहा है और दीवानी मामलों का तो है ही है। तो यह प्रांतीय भ्रमणशील अदालतें ही उन बड़े फौजदारी मामलों संबंधी न्याय करती थी। फिर यह प्रांतीय भ्रमणशील अदालतों को मृत्युदंड देने का भी अधिकार था, लेकिन वह मृत्युदंड क्रियान्वित तब तक नहीं हो सकता था जब तक सदर दीवानी अदालत उसकी पुष्टि न कर दे। ठीक, यह प्रांतीय अदालतें किसी जिला न्यायाधीश, जो जिला जज है, अगर उसको हटाने की सिफारिश करती है तो इसकी सिफारिश पर इस जिला जज को सदर दीवानी अदालत हटा सकती है। सदर दीवानी अदालत का प्रमुख कौन है? इसका प्रमुख गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद के सदस्य इसके सदस्य हैं। ठीक, तो यह गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन है सदर दीवानी अदालत। यह फौजदारी मामलों का भी निपटारा कर रही है। जैसा कि ये इससे अपील यहाँ जाएगी तो उसकी भी सुनवाई करेगी। दीवानी की सुनवाई तो कर ही रही है। ठीक, तो ये समस्त कार्य कार्नवालिस द्वारा किया गया। जिला जज जो है, इसे पुलिस संबंधी अधिकार भी दिए गए। पुलिस सुधार भी किया उसने कि जो जमींदारों के जो पुलिस अधिकार थे उसे समाप्त कर दिए गए और जमींदारों के पुलिस अधिकार को समाप्त करके जिला जज को समस्त पुलिस शक्तियाँ दी गई और ये कहा गया कि 400 वर्ग मील के क्षेत्र में 400 वर्ग मील के क्षेत्र में एक दरोगा की नियुक्ति होगी। एक दरोगा की नियुक्ति होगी। तो दरोगा के पद का सृजन कार्नवालिस द्वारा ही किया गया। ठीक, तो जिला जज को दीवानी अधिकार भी प्राप्त है, दीवानी न्याय का भी, फौजदारी न्याय का भी अधिकार प्राप्त है, फौजदारी शक्तियाँ भी इसे प्राप्त है, अपराधियों को गिरफ्तार करने, बंदी बनाने आदि संबंधी अधिकार भी इसके पास है। ठीक, तो ये 1793 में कार्नवालिस का न्यायिक सुधार था, जिसे कार्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। अब कार्नवालिस का राजस्व संबंधी सुधार देखा जाए। कार्नवालिस का जो राजस्व संबंधी सुधार है, राजस्व संबंधी सुधार, राजस्व सुधार में क्या कहा गया? 1790 तक वही जो वारन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित किया गया था, एक वर्षीय नीलामी वही चल रही थी। एक वर्षीय नीलामी ही अभी चल रही है। कार्नवालिस ने समस्त अभिलेखों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसने 1799 में डायरेक्टरों से अनुमति प्राप्त करके यह कहा कि जमींदारों को क्या किया जाए? जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया जाए, इन्हें मालिक माना जाए, स्वामी मान लिया जाए। वारन हेस्टिंग्स ने ये नहीं माना था, लेकिन कार्नवालिस ने डायरेक्टरों की अनुमति पर जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया। दरअसल इस संबंधी विवाद में 3 लोग इसके सहायक थे। एक तो अभिलेखपाल जो थे जेम्स ग्रांट, दूसरे सर जॉन शो जो कि राजस्व बोर्ड था, जो रेवेन्यू बोर्ड था, उसके प्रमुख थे। तो सर जॉन शो और जेम्स ग्रांट, इनके नाम भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नाम पूछे जाते हैं। ठीक, जेम्स ग्रांट, सर जॉन शो की जगह कोई दूसरा नाम रख दिया जाता है, सर जॉन शो। तो ये ध्यान रखें, सर जॉन शो हैं जो कि राजस्व बोर्ड के प्रमुख थे और जेम्स ग्रांट जो कि अभिलेखपाल था, रिकॉर्ड कीपर था। सर जॉन शो कह रहे हैं कि जमींदार ही भूमि का मालिक है, लेकिन ग्रांट इसका विरोध कर रहा था। उसने कहा कि जमींदार भूमि का मालिक नहीं है, वह सिर्फ राजस्व वसूलने का हकदार है और उसके लिए वह सरकार उसे राजस्व वसूलने का सिर्फ अधिकार देती है, वह जमीन का मालिक नहीं है।
लेकिन चूंकि कार्नवालिस ब्रिटेन का स्वयं एक जमींदार था, तो उसे जानशोर के मत अच्छे लगे। उसने डायरेक्टरों से इसकी अनुमति ले ली और 1790 में जमींदारों को मालिक स्वामी मान लिया। अब ये सवाल था कि यह व्यवस्था कब तक किया जाए। तो जानशोर का मानना था कि यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए किया जाए, क्योंकि अभी बहुत हम लोगों को भारतीय राजस्व के संबंध में जानकारी नहीं है। 10 वर्ष तक यह व्यवस्था रखी जाए, उसके बाद जैसा कि हम लोगों को अन्य ज्ञान प्राप्त होंगे, अन्य अनुभव प्राप्त होगा, उसके अनुसार इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कार्नवालिस ने डायरेक्टरों से अनुमति प्राप्त करके 1793 में क्या किया, 1793 में जमींदारों को अस्थायी रूप से स्वामी मान लिया। यह व्यवस्था अस्थायी कर दी गई। यह व्यवस्था जो जमींदारों को स्वामी माना गया, उसे हमेशा के लिए स्वामी मान लिया गया। वह उसका पैतृक अधिकार हो गया, उसका वंशानुगत अधिकार एक तरह से हो गया। वह उसको बेच सकता था, गिरवी रख सकता था। ये सारे अधिकार उसे अस्थायी रूप से 1793 में दे दिए गए। 1790 में उसे स्वामी मान लिया गया था। इस समय 10 वर्षीय व्यवस्था की गई थी। यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, लेकिन आगे चलकर इसे 1793 में अस्थायी कर दिया गया। ठीक। अब सवाल यह था कि कितना राजस्व वसूला जाए, कितना तय किया जाए कि जमींदार कितना देगा। जमींदार के लिए एक ही शर्त थी कि वो वार्षिक राजकोष में राजस्व जमा कराएगा, तब तक वो स्वामी बना रहेगा। अब इस संदर्भ में 2 मत थे। जेम्स ग्रांट कह रहे थे कि 1765 में मुगल शासन द्वारा जो इस प्रांत के लिए, बंगाल के लिए जो राजस्व निर्धारित किया गया था, उतना ही राजस्व तय किया जाए। लेकिन जानशोर कह रहे हैं कि यह जो है उतना राजस्व वसूला नहीं जाता था। जमा और हासिल में अंतर था। जो हासिल होता था वह कम होता था। तो अंततः यह तय हुआ कि 1790-91 में जितना राजस्व वसूला गया था उसी को मान लिया जाए। तो यह राजस्व वसूला गया था 2 करोड़ 68 लाख रुपया। 2 करोड़ 68 लाख। अब इसी को मान लिया गया। अब यह अस्थायीपन 2 कारण है अस्थायी के। पहला तो जमींदार स्वामी है अस्थायी रूप से जमीन का। दूसरा, यह जो कर है इतना ही कर हमेशा रहेगा, इसमें कमी बेशी नहीं होगी। 2 करोड़ 68 लाख रुपया बंगाल के लिए निर्धारित कर दिया गया। उतना ही कर जमींदारों से हमेशा लिया जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा। तो इस तरह से यह व्यवस्था जो राजस्व संबंधी व्यवस्था है, ये अस्थायी बंदोबस्त जिसे कहा जाता है। अस्थायी के 2 कारण हैं। एक तो जमींदार अस्थायी रूप से भूमि का स्वामी है, और दूसरा यह जो कर है यह अस्थायी रूप से इतना ही रहेगा, यह बढ़ेगा घटेगा नहीं। ठीक। तो ये राजस्व सुधार है। अब राजस्व सुधार के संदर्भ में एक नियम था सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम क्या है? दरअसल शुरू में, प्रारंभ में जमींदारों को के लिए जितना राजस्व तय किया गया था उतना देने में भी उनको दिक्कत हो रही थी। वो बकाया बढ़ता जा रहा था, वो नहीं दे पा रहे थे। ये कहा गया कि एक निश्चित दिन तक यह राजस्व राजकोष में जमींदारों को जमा कराना है। अगर उस दिन के सूर्यास्त तक अगर जमींदार अपने कर की राशि जमा नहीं करा पाता है तो जमींदार की भूमि जब्त कर ली जाएगी। ठीक। तो यही सूर्यास्त का नियम था। जमींदारों को क्या कहा गया था कि जितना राजस्व है उसका 8/9 भाग आप क्या करेंगे? राजकोष में जमा कराएंगे। राजकोष में जमा कराएंगे और 1/9 भाग स्वयं रखेंगे। स्वयं रखेंगे। ठीक। कलेक्टरों को भी कहा गया कि कलेक्टर कलेक्शन पर ध्यान देंगे। इस कलेक्शन के लिए उन्हें 1% कमीशन भी दिया गया। उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में, इंसेंटिव के रूप में 1% कमीशन भी दिया जाता था। जमींदार को कितना राजकोष में जमा कराना था? 8/9 भाग। कितना अपने पास रखना था? 1/9 भाग। ठीक। तो ये कार्नवालिस के राजस्व संबंधी सुधार है। अब इन सुधारों की आलोचना भी हम लोग करेंगे। अब वाणिज्यिक सुधार क्या है? जो वाणिज्यिक सुधार है, वाणिज्यिक सुधार जो है
उसमें एक व्यापार बोर्ड बना था 1774 में, व्यापार समिति या व्यापार बोर्ड बना था। यह क्या करता था कि यह ठेकेदारों द्वारा, कंपनी ठेकेदारों द्वारा जो उत्पादक थे कच्चे माल के या निर्मित माल के, उनसे सामान लेती थी इन ठेकेदारों के माध्यम से। ये ठेकेदार क्या करते थे कि ज़्यादा ऊंची कीमत पर कंपनी को देते थे, इससे कंपनी को घाटा होता था। और कंपनी के जो व्यापारी हैं, उन व्यापारियों को, वो व्यापारी जो व्यक्तिगत व्यापार करते थे उस पर लाभ हो रहा था और कंपनी के व्यापार में घाटा हो रहा था। तो यह कैसे हो सकता है कि कंपनी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें व्यक्तिगत व्यापार में लाभ हो रहा है और कंपनी के व्यापार में घाटा हो रहा है। तो घाटा का यही कारण था। जो इस बोर्ड के जो मेंबर थे, 11 मेंबर थे उस समय, तो ये 11 मेंबर क्या करते थे कि ठेकेदारों से कमीशन ले लेते थे और ये ठेकेदार महंगे पे बोलने पर कंपनी को वो सामान देते थे, फिर उसे कंपनी बेचती थी। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि इन 11 सदस्यों में से 6 को हटा दिया, इनकी सदस्य संख्या 5 कर दी और ये कहा कि अब ये ठेकेदारों द्वारा सामान नहीं लिए जाएंगे, बल्कि कंपनी के जो एजेंट हैं, गुमास्ते हैं या कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से ये सामान लिया जाएगा। एजेंटों के माध्यम से सामान लिया जाएगा या कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से। ये प्रतिनिधि क्या करेंगे? ये प्रतिनिधि या एजेंट पहले ही जो उत्पादक हैं उनसे पहले ही भाव तय कर लेंगे कि हमें इतनी मात्रा इस सामान की चाहिए और वो उसी भाव में कंपनी को बाद में सामान मिलेंगे। तो पहले ही वो भाव उत्पादकों से तय कर लेंगे। यह व्यवस्था कॉर्नवालिस ने की। कॉर्नवालिस ने अब देखा कि भ्रष्टाचार क्यों है, कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनमें भ्रष्टाचार क्यों है। तो उसने सोचा कि कंपनी के कर्मचारियों के, अधिकारियों के वेतन कम है, इसलिए इनमें भ्रष्टाचार है। तो उसने इसको दूर करने के लिए क्या किया कि वेतन में वृद्धि की। जैसे कि 1500 रुपया वेतन कलेक्टर का ही था, उसे 1% कमीशन भी दिया जाता था। इसी प्रकार सभी अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की। साथ में सभी अधिकारियों के लिए यह शर्त लगा दी गई कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। कोई भी अधिकारी पहले से नियुक्त है या नई नियुक्ति पे आ रहा है तो उसे क्या करना है कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है। तो उसे अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना था। ठीक। अब उसके जो न्यायिक सुधार है, राजस्व सुधार है, उसमें समस्या क्या थी? जो न्यायिक सुधार है उसमें समस्या ये थी कि ये सब नए नियम जो थे वो जनता समझ नहीं पाई। और दूसरी बात कि जो गरीब थे, जिनके पास धन नहीं था, और जो धनी थे, धनी आसानी से गरीबों को पराजित कर सकते थे, हरा सकते थे, क्योंकि ये मुकदमों की संख्या बढ़ गई, समय से न्याय नहीं हो पाता था, मुकदमा लंबा खिंचता था और ये मुकदमे इन न्यायालयों में होते थे, वहाँ सबूतों की आवश्यकता थी, झूठी गवाहियाँ दी जाती थी। इस प्रकार से ये समस्या उत्पन्न हुई थी। राजस्व संबंधी सुधार में क्या सोचकर कंपनी ने यह सब सुधार किया था? सोचा यह गया था कि कंपनी को लाभ के क्या थे, तो लाभ के संदर्भ में कंपनी ने क्या सोचा था कि हम जो राजस्व निश्चित कर दे रहे हैं, तो राजस्व निश्चित करने से ये होगा कि सूखा हो या बाढ़ आए, हमें उतनी रकम 2,68,00,000 सदैव मिलती रहेगी, इसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी। दूसरी बात कि जो जमींदार को हमने जो स्वामी मान लिया, तो इससे क्या होगा कि जमींदार जो है एक स्वामी भक्त वर्ग, कंपनी का एक स्वामी भक्त वर्ग हमें मिल जाएगा। ठीक, कंपनी का एक स्वामी भक्त वर्ग हमें जमींदार के रूप में मिल जाएगा, जैसा कि हुआ भी 1857 के विद्रोह में इन जमींदारों ने कंपनी का साथ दिया। ठीक, तो जमींदारों का एक स्वामी भक्त वर्ग मिल जाएगा। एक स्वामी भक्त वर्ग की भारत में आवश्यकता थी। दूसरी बात कि ये जमींदार को जो अस्थायी रूप से कर दिया गया है, अस्थायी रूप से उन्हें स्वामित्व प्रदान कर दिया गया, तो इससे क्या होगा कि वो भूमि सुधार में रुचि लेंगे, उत्पादन को बढ़ाने में रुचि लेंगे। ठीक, लेकिन ये सारे लाभ मिले नहीं। कंपनी को एक स्वामी भक्त वर्ग तो मिल गया, इससे यहाँ पे वित्तीय रूप से घाटा हुआ कंपनी को। दूसरी बात, एक स्वामी भक्त वर्ग मिल गया, लेकिन बड़ी संख्या में एक किसान वर्ग कंपनी का
विरोधी हो गया, क्योंकि ये जमींदार जो क्या करते थे, एक चूषण पंप के रूप में कार्य करने लगे। जमींदार जो है वो शहर में रहने लगा और अपने अधीन एक जमींदार को नियुक्त कर देता था, फिर वह अपने अधीन, वह अपने अधीन, वह अपने अधीन, इन सबको कमीशन चाहिए। और कंपनी का कर तो निश्चित है, लेकिन जमींदार कर बढ़ा कर लेता था। ठीक, तो इस तरह से किसानों का क्या हुआ कि शोषण अधिक हो गया। यह जो चूषण पंप बना, क्योंकि इन सबका कमीशन कौन, किससे लिया जा रहा है, किसान ही देगा। ठीक, तो इस तरह से कंपनी ने जो लाभ सोचे थे वो लाभ कंपनी को नहीं मिल